नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं, हम सब जानते हैं। और हरियाणा विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं, ये जो चुनाव है किसान आंदोलन के बीच हुआ था और इस किसान आंदोलन के बीच संपन्न हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार तीसरी बार बहुमत मिला है। अब कई मायनों पे अगर हम इस पूरे समझें कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, किस तरीके से बीजेपी को जीत मिली और किसान आंदोलन का क्या होगा, इस पर आज विस्तार से बात करते हैं। हरियाणा असेंबली इलेक्शन का परिणाम आ गया, जिसमें एक बार फिर एग्जिट पोल गलत साबित हुआ है और हरियाणा में तीसरी बार कमल खिला है, यानी हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी को जनता का साथ मिला है। लेकिन बीजेपी को लगातार तीसरी बार मिले जन समर्थन ने देश की किसान राजनीति में नया विमर्श शुरू कर दिया है। इसमें सवाल यह है कि क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों को किसान आंदोलन का भी परिणाम समझना चाहिए। सवाल ये भी है कि जब किसान आंदोलन के बीच बीजेपी को सफलतापूर्वक हरियाणा विधानसभा चुनाव में जनता का समर्थन मिला है, तो उसके बाद किसान आंदोलन का अगला मुकाम क्या होगा। आज की बात इसी पर विस्तार से करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले समझेंगे किसान आंदोलन, हरियाणा चुनाव और बीजेपी। इन तीन जो विषय हैं, इन तीन विषयों के आधार पर पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। असल में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर 13 फरवरी से पंजाब बॉर्डर से किसान आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलनकारी किसानों का लक्ष्य दिल्ली में प्रदर्शन कर अपनी मांगों को मनवाने का था, लेकिन तत्कालीन हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों के लिए रास्ते का कांटा बन गई। मसलन हरियाणा सरकार ने बॉर्डर पर स्थित सड़कों पर कटीली तारों से लेकर बैरिकेड लगा दिए, तो वहीं बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए की गई। ऐसे में पुलिस और किसानों के बीच हिंसक टकराव भी हुआ, जिसमें एक युवा किसान सुखकरण सिंह की मौत भी हुई, तो कुछ किसान और पुलिस वाले भी घायल हुए। कुल जमा हरियाणा सरकार ने किसानों को पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक कर ही रखा। हालांकि ऐसा माना जाता है कि लोकसभा चुनाव से पहले किसानों और ग्रामीणों के गुस्से को देखते हुए बीजेपी आला कमान ने हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया, जिसके तहत मनोहर लाल खट्टर को पद से हटाकर नायाब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया। नायाब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले तक किसानों को रिझाने के लिए बहुत सी घोषणाएं की, तो वहीं किसानों को रोकने के लिए बीजेपी की कई नेताओं ने माफी भी मांगी, जिसमें अनिल विज गृह मंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने माफी भी मांगी किसानों से। लेकिन किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले रहे। आंदोलनकारी किसान संगठन एसकेएम गैर राजनीतिक ने हरियाणा में गांव बीजेपी के खिलाफ कार्यक्रम किए, तो वहीं दूसरे किसान संगठन भी बीजेपी के खिलाफ इस पूरे चुनाव में सक्रिय रहे। कुल जमा हरियाणा चुनाव में किसान बड़ा फैक्टर थे और ये फैक्टर पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ सक्रिय रहा। इसका फायदा कांग्रेस की तरफ से भी उठाया गया। अब सिर्फ यही वजह नहीं है, इसके पीछे लोकसभा चुनाव का बैकग्राउंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके नजरिए से इस मामले को समझते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान राजनीति प्रभावी तौर पर पीक पर रही, जिसमें किसान संगठनों, किसान नेताओं और विपक्षी दलों की तरफ से बीजेपी को उसकी किसान नीतियों को लेकर कटघरे में खड़ा किया गया। इसके पीछे की मुख्य वजह लोकसभा चुनाव का परिणाम था। असल में हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। इन 10 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन जून में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 5 सीटों से ही संतोष करना पड़ा, जबकि 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जबकि कांग्रेस रेस में प्रभावी नहीं थी। ऐसे में किसान आंदोलन और किसान राजनीति को उसका श्रेय दिया जाता है। लोकसभा चुनाव के प्रभावी बैकग्राउंड के चलते विधानसभा चुनाव में जमकर किसान राजनीति हुई। ये प्रभावी तौर पर प्रभावी किसान राजनीति के फैक्टर थे जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिखाई दिए। अगर बात करें इसके अलावा एक फैक्टर जो और था, वो हरियाणा की सियासत का समीकरण था। किसान आंदोलन और लोकसभा चुनाव के नतीजे ही हरियाणा की प्रभावी किसान राजनीति का कारण नहीं है। इसके पीछे का मुख्य कारण हरियाणा की सियासत का समीकरण भी है। असल में हरियाणा का कल्चर ही एग्रीकल्चर है। हरियाणा के जातिगत समीकरण को समझें तो 50% से अधिक आबादी सीधे तौर पर किसानी से जुड़ी हुई है। इसमें 35% सभी वर्गों के जाट, जिसमें हिंदू जाट, सिख जाट, दलित जाट, मोना जाट सभी शामिल हैं।
और 8% सैनी, 8% यादव शामिल है। इसके साथ ही 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा की 62 सीटें गांवों से जुड़ी हुई हैं, यानी कि ग्रामीण है। इसीलिए तो हरियाणा के कल्चर को ये एग्रीकल्चर माना जाता है। अब ये प्रभावी तौर पर किसान राजनीति के प्रभावी फैक्टर थे। उसके बाद जो नतीजे आए हैं उस पर बात करते हैं। इसमें कांग्रेस, किसान राजनीति और हरियाणा का जनमत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को स्पष्ट जनमत मिला है। कुल मिलाकर बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में बीजेपी को जनमत तब मिला है जब चुनाव में राज्य में किसान राजनीति अपनी पीक पर थी और कांग्रेस ने भी जमकर उसका दोहन किया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हरियाणा में किसान राजनीति प्रभावी थी और किसान आंदोलन के जख्म हरे थे तो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, तो आखिर किस वजह से बीजेपी को बहुमत मिला है? इस पूरी कहानी को चढ़ूनी, दुष्यंत चौटाला की हार और बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे समझना होगा। चढ़ूनी की हार और दुष्यंत चौटाला का सुपड़ा जो साफ हुआ है, उसके सहारे इस पूरे मामले को समझते हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन के पोस्टर बॉय और इस किसान आंदोलन के रूठे फूफा माने जाने वाले किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के बैनर तले भाग्य आजमाया था। संयुक्त संघर्ष पार्टी के बैनर तले पिहुआ से चुनाव लड़े गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सिर्फ 1170 वोट मिले हैं, जबकि उनकी सीट पर जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को 64,000 से अधिक वोट मिले हैं। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे जेजेपी के अध्यक्ष दुष्यंत सिंह चौटाला का सुपड़ा साफ हो गया है। उनकी पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीतने में सफल नहीं रहा है, जबकि ऊंचान कला सीट से भाग्य आजमा रहे दुष्यंत सिंह चौटाला 5वें स्थान पर रहे हैं। उन्हें 7,950 वोट मिले हैं, जबकि सीट पर विजय बीजेपी उम्मीदवार को 48,000 से अधिक वोट मिले हैं। किसान राजनीति के नजरिए से चढ़ूनी और दुष्यंत सिंह चौटाला की हार को देखें तो इसमें विरोधाभास है। उसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि चढ़ूनी जहां किसानों के पोस्टर बॉय थे, तो वहीं किसान आंदोलन के समय उप मुख्यमंत्री रहे दुष्यंत सिंह चौटाला की नीतियों और खामोशी की वजह से किसान उन्हें नापसंद करने लगे और उनकी पहली जीत को भूल बताते थे। ऐसे में दुष्यंत की हार किसानों का गुस्सा तो इजहार करती है, जबकि चढ़ूनी की हार से समझा जा सकता है कि उन्हें किसानों ने अपना नेता मानने से इनकार कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं किसान राजनीति हरियाणा में प्रभावी थी। किसान फैक्टर भी हमने समझाया कि किस तरीके से किसान राजनीति को मजबूत करने वाले फैक्टर थे, और चढ़ूनी की हार और दुष्यंत सिंह चौटाला की हार प्रभावी किसान राजनीति को भी बताता है। लेकिन बीजेपी जीती कैसे? बीजेपी की जीत का जो गणित था वो बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट और छोटे किसानों पर लुटाया गया प्यार था, उसको समझते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत को प्रथम दृष्टया देखेंगे तो इसे बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, छोटे किसानों से प्यार और कांग्रेस की अंतरकला समझा जा सकता है। असल में बीजेपी अपने माइक्रो मैनेजमेंट के सहारे इस चुनाव को जाट बनाम ओबीसी बनाने में सफल रही। कांग्रेस में हुड्डा की मजबूत दावेदारी ने जहां कांग्रेस को जाट राजनीति का चेहरा बना दिया, तो बीजेपी ने इसे अवसर में बदलते हुए नायाब सिंह सैनी के सहारे अपने काडर में सैनी, यादव, पंजाबी, वैश्य, ब्राह्मण और दलित वोटरों को जोड़ने में सफलता पाई। वहीं दूसरी तरफ 35% जाट वोट भी कांग्रेस INLD जजपा में बढ़ गया। इन सब के बीच नायाब सिंह सैनी की सॉफ्ट किसान राजनीति ने भी असर दिखाया, जिसमें 34 फसलों की MSP पर खरीद की घोषणा, प्रति किसान 2,000 रुपए एकड़ बोनस, आबियाना माफी योजना, PM किसान सम्मान निधि की किस्त का फायदा बीजेपी को हुआ। इससे छोटे किसान यानी जो गैर जाट किसान थे वो बीजेपी की ओर आकर्षित हुए, जिसे प्रथम दृष्टया बीजेपी की जीत का माइक्रो मैनेजमेंट समझा जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या जो नतीजे आए हैं, जिसमें हम बात करते हैं हरियाणा में किसान आंदोलन के बीच बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, तो क्या इससे किसान आंदोलन का भविष्य खत्म हो जाएगा? इस पर बात करते हैं। बेशक हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसान राजनीति का करंट था, लेकिन उस करंट को बेअसर करने में बीजेपी को सफलता मिली है। ऐसे में किसान आंदोलन के भविष्य पर अब सवाल उठने लगे हैं। ये सच है कि हरियाणा में प्रभावी किसान आंदोलन ठंडा पड़ सकता है, लेकिन किसान आंदोलन का अगला मुकाम देशव्यापी हो सकता है, ये भी सच है। इसके लिए कांग्रेस की भूमिका अहम होगी। ये सच है कि देश के बड़े हिस्से के किसान MSP गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं और देश में इसको लेकर किसान राजनीति गरमाई हुई है।
लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे इसे प्रभावित जरूर करेंगे। ऐसे में कांग्रेस और अगर प्रभावी तौर पर संसद के शीतकालीन सत्र में एमएसपी गारंटी पर प्राइवेट बिल लाने का वादा पूरा करती है तो जाहिर तौर पर देश की किसान राजनीति में फिर से जान आ सकती है। तो ये जैसा इसको दूसरे तरह से देखें, जैसा कि अभी तक किसान राजनीति का एपिक सेंटर हरियाणा बना हुआ था, हरियाणा के करंट को, किसान राजनीति के करंट को बीजेपी प्रभावी तौर पर कंट्रोल करने में सफल हुई है। उसमें बीजेपी के और बहुत सारे फैक्टर थे बीजेपी के, जिसके सारे बीजेपी ने किसान आंदोलन के फैक्टर को निष्प्रभावी बना दिया। उसमें भाजपा का मैनेजमेंट बहुत मजबूत रहा है। तो ये समझना थोड़ा सा अलग गलत होगा कि हरियाणा में किसान राजनीति प्रभावी नहीं थी, किसान फैक्टर नहीं थे। बेशक दुष्यंत सिंह चौटाला और गुरनाम सिंह चढ़ूनी की हार से इसे समझा जा सकता है कि कैसे किसान राजनीति वहां प्रभावी थी, किसान आंदोलन प्रभावी था। लेकिन अब ये भी सच है कि हरियाणा अब एपिक सेंटर किसान आंदोलन या किसान राजनीति का नहीं बना रहेगा। दूसरे राज्यों में स्वाभाविक तौर पर जो करंट है वो मोबिलाइज होता है, तो ये एमएसपी गारंटी कानून की मांग आगे बढ़ेगी। लेकिन जिस तरीके से उसमें कांग्रेस को अपनी भूमिका सशक्त करनी होगी, विपक्षी दलों को अपनी भूमिका सशक्त करनी होगी। इस बीच अगर भाजपा किसानों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करती है तो जाहिर तौर पर भाजपा पूरे तौर पर प्रभावी तौर पर देश की किसान राजनीति पर कंट्रोल करने में सफल साबित होगी। कुल जमा ये एक छोटी सी कोशिश थी, इसे आप प्रथम टिप्पणी भी कह सकते हैं पूरे किसान राजनीति और हरियाणा चुनाव को लेकर, जिसमें तमाम गुणागणित को समझते हुए लिखा गया है, तमाम गुणागणित को समझते हुए आपके सामने एक कहानी बयां की गई है। क्योंकि अभी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे जिस तरीके से चुनाव परिणाम आता रहेगा, चीजें सामने आती रहेंगी, बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। लेकिन ये छोटी सी कोशिश प्रभावी तौर पर पहली टिप्पणी के तौर पर है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो हमें शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। इसी के साथ ही इजाजत दीजिए, आप सबसे फिर मुलाकात।